एक इजरायली हवाई हमले में यमन की राष्ट्रीय सरकार के प्रधानमंत्री अहमद गालिब अल रहावी और उनके साथ 8 वरिष्ठ अधिकारियों की मौत हो गई। यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि हूती नेतृत्व के लिए एक सीधी युद्ध की घोषणा बन गई। इस हमले के बाद यमन की राजधानी सना से लेकर सआदा तक आक्रोश की लहर दौड़ गई। हूती आंदोलन ने इस हमले को रक्त की लकीर करार देते हुए कहा कि अब जवाब जरूर मिलेगा और अब वो चेतावनी जमीनी हकीकत में बदल गई। यमन की सशस्त्र सेनाओं ने ऐलान कर दिया कि उन्होंने इसराइल के खिलाफ एक दोहरा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया है। पहला हमला इसराइल के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाकर किया गया। जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए अंजाम दिए गए इस ऑपरेशन में यमनी सेना का दावा है कि मिसाइल सफलतापूर्वक लक्ष्य तक पहुंची और सभी इसराइली और अमेरिकी डिफेंस सिस्टम इस हमले को रोकने में नाकाम रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद हजारों लोग शेल्टर्स की ओर भाग गए और एयरपोर्ट ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया गया। हूती प्रवक्ता ने साफ कहा, यह सिर्फ एक शुरुआत है। जब तक गाजा का जनसंहार नहीं रुकेगा, जब तक भूख से मरते बच्चों की चीखें गूंजती रहेंगी, तब तक यमन चुप नहीं बैठेगा। यह बयान अब केवल शब्द नहीं, एक चेतावनी भी है। दूसरा ऑपरेशन अब तक सामने नहीं आया, लेकिन यमनी सेना ने कहा है उनके पास इसराइल के अंदर कई और टारगेट्स की सूची तैयार है। यमन में यह पहली बार नहीं जब हूती फोर्सेस ने इसराइल के खिलाफ रॉकेट या ड्रोन हमले किए हों, लेकिन यह हमला अलग है क्योंकि यह राजनीतिक नेतृत्व की हत्या का सीधा बदला है। और दूसरी तरफ यमन की जनता इस बदले को इज्जत का सवाल मान रही है। अरब और इस्लामी दुनिया की खामोशी पर भी यमन ने तीखी आलोचना की। हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा, कायर अरब नेतृत्व की चुप्पी और कुछ की भागीदारी ही गाजा की तबाही की असली वजह है। उनका साफ संदेश है, अगर सरकारें कुछ नहीं करेंगी तो जनता को आगे आना होगा। गाजा में जारी नरसंहार, बच्चों की मौत और इंसानी संकट के बीच यमन की कार्रवाई एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि प्रतिरोध की रणनीति बन चुकी है। हूती बलों का कहना है कि जब तक गाजा पर हमला जारी रहेगा, उस पर लगाए गए आर्थिक और मानवीय घेरे नहीं हटाए जाते, तब तक उनकी कार्रवाइयां भी बंद नहीं होने वाली हैं। इस कारण उन्होंने मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, जो उनके तरफ से कहा गया कि ये जारी रहने वाला है। इस बार खामोशी जवाब नहीं होगी, मिसाइलें जवाब देंगी। कुछ यही कहना है हूतियों का। ऐसे में देखना यह दिलचस्प हो जाएगा कि आने वाले समय में इसराइल और हूतियों के बीच की जारी ये संघर्ष आखिरकार क्या गाजा में अब धीरे धीरे शांति ला पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि यमन की तरफ से लगातार मिसाइलों के द्वारा हमले जारी हैं। और ऐसे में अब क्या इसराइल यमन की इस नए मिसाइल और ड्रोन हमले का जवाब देगा, ये भी अपने आप में दिलचस्प है। इजराइल के साथ बीते कुछ सालों से अच्छे रिश्तों की ओर बढ़ रहे संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने अब नेतन्याहू सरकार को आंखें दिखाई हैं। अक्टूबर 2023 के बाद से गाजा में जारी जंग को लेकर यूएई शांत ही रहा, लेकिन अब उसने इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर वेस्ट बैंक की ओर नजर भी उठाए तो फिर सीमा पार हो जाएगी। ऐसा पहली बार हुआ है जब यूएई ने इस तरह इजराइल के खिलाफ सख्त स्टैंड लिया है। दरअसल कई यूरोपीय देशों और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने ऐलान किया कि वो फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। इसके जवाब में नेतन्याहू सरकार प्लान बना रही है कि वेस्ट बैंक का विलय कर लिया जाए। वेस्ट बैंक के विलय वाले प्लान पर ही यूएई ने सख्त चेतावनी जताई है। यूएई के एक सीनियर अधिकारी लाना निस्बुहे ने कहा कि ऐसा कदम इजराइल और फिलिस्तीन विवाद में नई आग लगाएगा। इसके अलावा 2 स्टेट सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला भी खत्म ही हो जाएगा। यूएई के इस बयान पर फिलिस्तीनी अथॉरिटी के विदेश मंत्रालय ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि इसका हम स्वागत करते हैं। इजराइल की सरकार की ओर से यूएई के बयान पर फिलहाल कोई जवाब नहीं आया। इससे पहले इजराइल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिक ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसमें कहा गया कि इजराइल की ओर से 80% वेस्ट बैंक का विलय किया जा सकता है। बता दें कि इजराइल ने 1967 की जंग के दौरान वेस्ट बैंक का एक हिस्सा कब्जा कर लिया था, जिसमें 7 लाख यहूदी बसते हैं। इसके अलावा पूर्वी यरूशलेम का एक हिस्सा भी इजराइल के नियंत्रण में ही है। इस जगह को फिलिस्तीनी वापस चाहते हैं ताकि फिलिस्तीन मुल्क बना सके। एक अनुमान के मुताबिक वेस्ट बैंक में करीब 33 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। अब इसके बड़े हिस्से पर इजरायली कब्जे के प्लान ने यूएई तक को उकसा दिया है। गौरतलब है कि 2020 में अमेरिकी मध्यस्थता में अब्राहम अकॉर्ड हुआ था,
इसमें इजराइल के साथ राजनयिक रिश्ते स्थापित करने पर यूएई, बहरीन और मोरक्को ने सहमति जताई थी। इस अकॉर्ड की बड़ी चर्चा हुई थी। यहूदी, इस्लाम और ईसाई मजहबों में अब्राहम एक ऐसी शख्सियत है जो अलग अलग नामों से तीनों में महत्व रखते हैं। ऐसे में उन्हें आधार बनाते हुए इसका नाम रखा गया अब्राहम अकॉर्ड। तब से अब तक इजराइल के साथ इन देशों ने रिश्ते बहाल रखे हैं और गाजा पर हमलों के दौरान भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब रिएक्शन आया है तो इसके गहरे अर्थ निकाले जा रहे हैं। दरअसल नेतन्याहू सरकार के कई दक्षिणपंथी मंत्री चाहते हैं कि वेस्ट बैंक को पूरा ही उसके बड़े हिस्से में विलय कर लिया जाए। यमन के अंसारुल्लाह इसराइल को तो अब नहीं छोड़ेंगे। उनके तेवर, तैयारियां और गुस्सा बता रहा है कि इसराइल ने सना पर हमला कर हूती पीएम को मारकर जंग को और भड़का दिया है। अब अंसारुल्लाह मिलिट्री ने दावा किया है कि उन्होंने इसराइल के सिक्योरिटी हेडक्वार्टर को टारगेट पर ले लिया है और इसके लिए उन्होंने अपने हथियारों के जखीरे से अब निकाला है समद 4। जी हां, समद 4 अंसारुल्लाह मिलिट्री का वो ड्रोन जिसकी ताकत और सलाहियत के हवाले से दावा किया जाता है कि ये ड्रोन अपने टारगेट को तबाह करके ही छोड़ता है। ये जब भी उड़ता है तो लक्ष्य को भेद कर ही दम लेता है। अंसारुल्लाह मिलिट्री का समद ड्रोन एक लंबी दूरी का ड्रोन है और ये जंग के नतीजे पलटने वाला साबित होता है। अरबी में समद अल्लाह का एक नाम है जो कुरान के सूरा इखलास में आता है। इस सूरा में अल्लाह समद कहा गया है जिसके मायने हैं शाश्वत, आत्मनिर्भर या सदा के लिए। ये इस्लाम में बताए गए अल्लाह के 99 नामों में से एक है जिसका अर्थ है वो जिसे सभी की जरूरत है लेकिन वो खुद किसी पर निर्भर नहीं है। ये नाम मजबूती और ताकत से भी जुड़ा हुआ है। तो हूती लड़ाकों ने अब समद का चौथा वर्जन यानी समद 4 ड्रोन निकाल लिया है। उनका मानना है कि गजा के लिए इसराइल से ये आर पार की जंग है। इसका नतीजा कुछ भी हो लेकिन हूती पीछे नहीं हटेंगे। वैसे भी अंसारुल्लाह सरकार के पीएम पर इसराइल का सीधा हमला और उनकी मौत को लेकर यमन के हूतियों का कहना है कि ये हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि हूतियों के लिए सीधे युद्ध का ऐलान था। इस हमले के बाद यमन में गुस्से की लहर दौड़ गई है। हूती नेतृत्व ने इसे खून की लकीर करार देते हुए जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है और वो ऐलान अब जमीनी हकीकत बन चुका है।